हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत आपका इस वीडियो में। बच्चों, मैं अजय सर। आप लोग कक्षा 10वीं की जब परीक्षा देने वाले हैं, जो कि अत्यधिक निकट हैं, अगले ही माह फरवरी माह में आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आपके परीक्षा परिणाम आपका अच्छा आए, इसके लिए विभाग प्रयत्नशील है और आपके साथ वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिनकी तैयारी यदि आप अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के उन वन लाइनर्स क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आपके पाठ हैं, उनकी जो मूलभूत बातें हैं उनको हम जानते हैं, उनको यहाँ समझते हैं, ताकि आपको उससे बनने वाले छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी ही आसानी से उन उत्तरों को जान पाएँ और अपनी परीक्षा में उनका उपयोग कर पाएँ। तो बच्चों, आपका जो पहला पाठ है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो रसायन पाए जाते हैं। अब रसायन कौन से पाए जाते हैं, केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, वो आपको आवर्त सारणी में देखने को मिलेंगे। जो भी तत्व हैं वो सभी केमिकल हैं, रसायन हैं। तो वो तत्व जब आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं और उनसे कोई नई चीज़ें बनती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आप कैसे पता करेंगे कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए, यदि कहीं पर दो पदार्थों के मिलने के बाद उनकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, वो पहले अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। यदि मान लीजिए कि वो ठोस अवस्था में था और बाद में कुछ हुआ और उसके बाद वो गैस बन गया या द्रव बन गया, अवस्था बदल गई, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन आ गया, जो पदार्थ पहले जो रंग का था उसके बाद कुछ होने के बाद उसका रंग चेंज हो गया, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ताप में परिवर्तन आ गया, पदार्थ का टेम्परेचर पहले कुछ था और अभिक्रिया होने के बाद टेम्परेचर बदल गया है, तो ताप में परिवर्तन भी हमें ये बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। या किन्हीं दो चीज़ों को मिलाया और उसके बाद कोई गैस जैसी चीज़ आपको निकलती हुई महसूस हुई, तो आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप मीठा सोडा जो होता है या इनो गैस बनती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि पानी के अंदर जैसे ही हम इनो डालते हैं तो क्या होता है, एकदम से बबल्स पूरे बाहर आते हैं, गैस निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन उसको देखते से ही हमें समझ में आता है कि इसके अंदर से कोई सी गैस निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया को जब व्यक्त करते हैं, पूरी अभिक्रिया को डिटेल में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस अभिक्रिया को लिखने के लिए जो तरीका विकसित किया गया उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, जो अभिक्रियाएं घटी हैं उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। जैसे अभिक्रियाएं जब संपन्न होती हैं तो दो चीज़ें होती हैं। जो पहले अभिक्रिया में शुरुआत में जो शामिल हुए, अभिक्रिया को जिन्होंने करवाया, उनको कहते हैं हम अभिकारक, और क्रिया होने के बाद जो चीज़ बन जाती है उसको कहते हैं हम उत्पाद। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो घटना हुई है उसके बीच में हम एक तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ लिखी जाएगी वो अभिकारक कहलाती है, और राइट हैंड की तरफ जो चीज़ लिखी होती है वो उत्पाद कहलाती है। तो यहाँ पर नीचे आप एक अभिक्रिया पर विचार कीजिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसे मैग्नीशियम का दहन का समीकरण भी हम कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हो रही है, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड तरफ है ये कहलाएंगे अभिकारक। यानी इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं, और जो बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो है उत्पाद। यहाँ पर जब आप शुरुआत में लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र ये होता है, जैसे अभी इस समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसका एक अणु बना है, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन मिसिंग है, तो यहाँ पर बैलेंस बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया के दोनों पक्षों का वेट बराबर होना चाहिए। द्रव्य या पदार्थ के संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ जितना लगता है उतना ही बनता है। तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, इस समीकरण को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये समीकरण जो है वो अभी असंतुलित है, बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना। अब संतुलित करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है आंशिक समीकरण विधि और दूसरी होती है अनुमान विधि। आंशिक समीकरण का मतलब ये होता है, आंशिक यानी छोटे छोटे समीकरण, यानी जब कोई बड़ी जटिल अभिक्रिया हो रही हो तो वहां पर क्या करते हैं, उसके जो समीकरण है उनके छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। और दूसरी होती है अनुमान विधि। बच्चों, आपको अभी अनुमान विधि का प्रयोग करना है। अनुमान विधि जैसा कि नाम से ही आप जान रहे होंगे, अनुमान लगाना, गैस करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने बंदर वाली कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियाँ लड़के रोटी लेके बंदर के पास पहुंची, इसे बराबर हम में बांट दीजिए।
तो वहां पर वो जो बंदर थे वो क्या कर रहे थे, एक तराजू में रोटी के 2 टुकड़े करके रखते थे, तौल के देखते थे, जिस तरफ वजन ज़्यादा है वहाँ दूसरी तरफ की रोटी खा लेते थे। बंदर के मन में मैल था, इसलिए वो रोटियों को खाने में व्यस्त थे। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो केवल ये करना है कि ये जो तीर का निशान है इसे आप तराजू का सिरा माने, और आपको क्या करना है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, 2 पल्ले, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला। तो यदि ऐसी अवस्था में आप इसको उठा के देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी जब आप इस तराजू को तोलने का प्रयास करेंगे तो इस वाले पल्ले में वजन ज़्यादा आपको मिलेगा। तो अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, हमें अनुमान लगाना पड़ेगा अब कि कहाँ पर हम क्या बढ़ाएं। तो यहाँ पर चूंकि क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन को यहाँ बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे। यहाँ पर इसके आगे हम 2 का गुणा करते हैं, गुणा आपको आगे ही करना पड़ेगा, पीछे यदि आप कर देंगे तो केवल O में गुणा होकर रह जाएगा और यहाँ पर चीज़ बदल जाएगी। जो संयोजकता का नियम है उसके हिसाब से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका सूत्र MgO ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 2 का, जब 2 का गुणा हमने किया तो ये मैग्नीशियम का, अब हम तराजू को जब ऊपर करके देखेंगे तो ऑक्सीजन भले ही बराबर हो गई, लेकिन हम पाएंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पे 1 ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम भी कहलाएंगे, इस पल्ले में वजन ज़्यादा आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, मैग्नीशियम को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा मैग्नीशियम के आगे भी कर देंगे। तो अब आप पाएंगे कि यहाँ पर चारों चीज़ें जो हैं वो बराबर हो गई। जब आप इसको लटका के देखेंगे तराजू को, जितना मैग्नीशियम है उतना यहाँ है, जितना ऑक्सीजन यहाँ है उतना ऑक्सीजन यहाँ है। तो ये जो काम हमने किया, यहाँ पर हमने कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, गैस किया, अनुमान लगाया और अनुमान लगाकर इसको संतुलित कर दिया। तो ये कहलाती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कौन सी विधि, अनुमान विधि। बच्चों अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार, बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। अब संयोजन का मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी का शब्द है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ आपस में जुड़ जाएं तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, जब अभिक्रिया करने वाले जो अभिकारक हैं वो टूट जाएं तो उनको कहेंगे वियोजन। विस्थापन, विस्थापन मतलब किसी के द्वारा किसी को हटाना, तो कोई दूसरा पदार्थ आए और वो किसी को हटा दे और वहां आके खुद स्थापित हो जाए तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन हो जाए। अब इनको वास्तविक उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, CaO सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर इसके आगे मैंने ये छोटे अक्षर में S लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे ये S क्या है, तो देखो बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस कहते हैं, और जलीय विलयन यदि है तो एक्वेटिक AQ इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सूत्र लिखे हुए हैं इनके साथ उसकी अवस्था को भी मेंशन करते हैं। तो यदि मैंने CaO यहाँ पर S लिखा है, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कौन से रूप में है, ठोस रूप में है ये, तो ठोस के लिए S लिख दिया है। जल द्रव होता है तो L लिखा हुआ है। अब सब में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बाकी सब में आप लिख पाएंगे, आपकी बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्रिया कर रहा है जल के साथ और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना रहा है, और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ गई, तो जब जुड़ना हुआ तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। और चूंकि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं, और जिनमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, सोखा जाता है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप यही अभिक्रिया यदि अपने घर पे करें, दिवाली पे आपने देखा होगा जहाँ चूने से पुताई वगैरह आप करते हैं, तो आप जो बाजार से चूना लाते हैं वो चूना ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको पुताई करने से पहले आपको क्या करना होता है, पानी में आप इसको डालते हैं। तो जब आपने पानी में इसको डाला होगा तो आपने देखा होगा कि बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और जिस बर्तन में आपने डाला वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है ऊष्मा या एनर्जी, ताप निकल रहा है। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपी। और जिनमें इसका उल्टा होता हो, जैसे आपने कभी यूरिया को हाथ में रख के थोड़ा सा पानी डाल के आप हाथों को यूं मैश करें, तो यूरिया जो है वो और पानी ये दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और आप देखेंगे कि आपके हाथ एकदम ठंडे महसूस होंगे आपको। तो वहां ठंडक महसूस हो रही है, इसका मतलब उस अभिक्रिया में ऊष्मा खींची जा रही है, सोखी जा रही है, तो वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन, वियोजन मतलब किसी चीज का टूटना। तो जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जो भोजन करते हैं तो आप ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। वो आपके पाचन की प्रोसेस के बाद पहुंचता है कोशिका के अंदर, और हमारे शरीर में एक दूसरी व्यवस्था है, दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं श्वसन। जब श्वसन की प्रक्रिया हुई तो उसमें हमने ऑक्सीजन गैस ले ली, तो जो ग्लूकोज हमारे शरीर में था C6H12O6 था, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ये टूट जाएगा। अब कौन टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा।
तो यहाँ पर टूटने का काम हो रहा है, तो ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देगा, साथ में ऊर्जा निकलेगी जो निकलती है एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ भी ऊष्मा निकली, ऊर्जा निकली, तो इसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर हुआ क्या, ग्लूकोज टूट गया। तो जब किसी अभिक्रिया में कोई चीज टूट के कोई नया पदार्थ बनाती है उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है किसी के द्वारा किसी को हटाना। तो यहां पर एक अभिक्रिया लिखी है, Fe का मतलब आयरन, लोहा, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो यहां पर लोहे का रिएक्शन जब हमने इसके साथ कराया तो यहां पर इस लोहे के परमाणु ने कॉपर को यहां से हटा दिया और हटाने के बाद ये खुद यहां पर स्थापित हो गया और यहां पर बन गया फेरस सल्फेट। तो यहां पर ये किसी को हटाया गया, किसी के द्वारा, कॉपर को हटाया गया आयरन के द्वारा, तो ये कहलाएगा विस्थापन। अब इससे संबंधित एक प्रश्न अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग मलिन हो जाता है, क्यों? उसका उत्तर आपको यही मिल जाएगा कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है नीले रंग का होता है और लोहे के जितने भी यौगिक बनेंगे वो सब ब्राउन कलर के बनते हैं। तो जब आप लोहे की कील मतलब ये लोहा जब आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो होगा क्या, लोहा उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के स्वयं स्थापित हो जाएगा और फेरस सल्फेट बना देगा। इसका रंग कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो इसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो मैला दिखने लगेगा। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब होता है दो, जब दो बार विस्थापन हो जाए, यानी जैसे यहां पर एक ही बार आयरन ने कॉपर का विस्थापन किया, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, इस सोडियम ने यहां पर बेरियम का विस्थापन किया और सोडियम क्लोराइड बना दिया, और इस बेरियम ने यहां पर सोडियम का विस्थापन किया तो बेरियम सल्फेट बन गया, दो जगह एक्सचेंज हो गई। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप बच्चों क्या करना, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुत सारे समीकरण दिए हैं, उनकी लिख के प्रैक्टिस आप करना, तो आपको सभी चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। बच्चों आप दो समीकरण इस समय बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे होंगे। एक समीकरण को आप ध्यान से देखें तो Cu मतलब कॉपर, O2 मतलब ऑक्सीजन, इन दोनों का योग हो रहा है। यहाँ पर इसको, ये जो प्रक्रिया है, ये क्रिया है वो कब होगी, जब इसको गर्म करेंगे और कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। ये अभिक्रिया होती हुई दिख रही है। एक दूसरी अभिक्रिया जिसमें कॉपर का ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, यहाँ पर ये डेल का निशान बनाया हुआ है, या तो हम गर्म करना लिख सकते हैं या गर्म की जगह डेल का निशान भी यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये दोनों योग होकर कॉपर और H2O यहाँ पर बन रहा है। इन दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखें, यहां पर आप पाएंगे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीजन जुड़ती हो, उन सभी अभिक्रियाओं को उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन, या इसी को ऑक्सीकरण भी कह देते हैं, ऑक्सीकरण। और जिनमें हाइड्रोजन का योग होता हो वो सभी अभिक्रियाएं अपचयन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपचयन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आ सकते हैं, कोई अभिक्रिया आपको दी हुई होगी और उस पूछा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप उसे अच्छे से देखें। यदि ऑक्सीजन प्लस होते दिख रही है तो वो कौन सी है, उपचयन या ऑक्सीकरण, और यदि वो वहां पर हाइड्रोजन प्लस होती दिख रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। अब ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हों, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, तो वो सभी अभिक्रियाएं कहलाएंगी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे उन्हें? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जब ऑक्सीकरण एवं अपचयन या उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके पाठ के अगले हिस्से में चलते हैं। अगला हिस्सा है संक्षारण। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो धातुएं होती हैं, जैसे आपने लोहा अक्सर देखा होगा, आपके घर में लोहे के सामग्री होगी तो आपने पाया होगा कि जब नया लोहा आया था तब कैसा था, कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो चांदी के आभूषण आप जब खरीदते हैं नए, उस समय उनकी चमक बहुत अच्छी होती है, कुछ समय के बाद उनकी सतह काली पड़ जाती है। आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, बहुत चमकते हैं जब नए होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? तो बच्चों ये जो घटना होती है इसको कहते हैं हम संक्षारण। संक्षारण क्या है कि जो धातु है वो वातावरण, उसमें उपस्थित नमी, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन या किसी अम्ल से या किसी क्षार से, किसी रसायन के प्रभाव से उसके साथ रिएक्ट कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है और कोई दूसरा यौगिक बना लेती है। वो यौगिक उसकी सतह पर एकत्रित हो जाता है, जम जाता है, इस वजह से हमें वो सतह गंदी दिखने लगती है। इस घटना को कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहा जब पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो जंग बना लेगा, वो जंग कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? सतह पर।
तो सतह पे जंग इकट्ठी हो गई, इसकी वजह से लोहा हमारा हमें कैसा मलिन दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से कॉपर है, इसी प्रकार से चांदी है। अब आपने एक प्रश्न अक्सर आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। अब जब मैग्नीशियम खुला हुआ रखेंगे हम, तो उसकी भी जो सतह है वो किससे क्रिया कर लेगी, हवा से, और वहाँ पर ऑक्सीकरण के द्वारा एक काली परत वहाँ पे बन जाएगी। तो हमें उसे साफ करना जरूरी है ताकि वो जो परत बनी है वहाँ से हट जाए और हमारा मैग्नीशियम सही प्रकार से काम कर पाए। इसी पार्ट में एक अंतिम चीज और है आपकी, जिसे विकृत गंधिता कहा गया। क्या कहा गया, विकृत गंधिता। ये क्या होती है, थोड़ा सा इसे भी जानते हैं। विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, गंधिता मतलब गंध या जो स्मेल होती है वो। तो जहां पर स्मेल बिगड़ जाए तो ये जो चीज है वो यूज की गई है काय के संदर्भ में, जो वसा है उनके संदर्भ में। जो तेली खाद्य पदार्थ होते हैं, आपने देखा होगा ऑयली जो पदार्थ हैं जो ऑयल से बने हुए हैं, वो एक समय रखने के बाद फिर आप पाएंगे कि उनकी जो खुशबू है वो चेंज हो जाती है। क्यों हो गई चेंज, वहां पर जो तेली पदार्थ थे उनने क्या किया, वातावरण की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली और दूसरे यौगिक बना लिए, इस वजह से उनकी स्मेल चेंज हो गई। ये जो घटना है वो कहलाती है विकृत गंधिता। और इस घटना को बचाने के लिए जो उत्पाद बनते हैं, तेली उत्पाद बनते हैं, उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ते हैं ताकि वो लंबे समय तक उनका स्मेल जो है वो चेंज ना हो। तो बच्चों ये तो पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो है आपका अम्ल, क्षार और लवण। तो उसके भी जो बेसिक्स हैं उनको यहाँ समझते हैं ताकि उससे बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे पाएं। तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 2, अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों हम अध्याय 2 आपका शुरू करते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं। इस पूरे पाठ में अम्ल, क्षार और लवण के ऊपर ही चर्चा की गई है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, वो अम्ल होते हैं। और जिनका स्वाद कड़वा या कसेला, यदि ऐसा स्वाद है तो वो आपके क्षार होते हैं। और कैसे आपको पता चले, कैसे इनको पहचानेंगे, तो लिटमस पेपर आप सभी जानते होंगे, आपने प्रयोगशाला में देखा होगा। एक विशेष प्रकार का कागज होता है जो 2 रंगों में हमारे पास होता है, एक नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का होता है। तो यदि आप उस पदार्थ में नीला वाला लिटमस कागज डुबाते हैं, निकालने के बाद आप देखें, यदि उस नीले लिटमस का रंग लाल हो गया, कलर चेंज हो गया, समझ लीजिए वो पदार्थ कैसा है, अम्ल है। और यदि आपने लाल वाला लिटमस पेपर डुबाया और उसका रंग नीला हो गया तो पदार्थ कैसा है, क्षार है। ठीक है, तो अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस को लाल करने वाले, और क्षार क्या है, लाल लिटमस को नीला और स्वाद में कड़वे या कसेले। अब उदाहरण अम्ल कौन कौन से, जैसे आपने सुना होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये सब क्या है, अम्ल हैं। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। तो ये अम्ल हो गए, क्षार हो गए। अब अगली एक चीज आपको मिलेगी, सूचक। सूचक मतलब होता है इंडिकेटर। तो आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, कई जगह आप सूचक इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिकेटर का कार्य क्या होता है, इंडिकेटर आपको सूचना देता है, इंडिकेट करता है। तो यहां पर भी ऐसे पदार्थ जो हमें सूचना दें, किस बात की सूचना दें, कि कौन चीज अम्ल है और कौन चीज क्षार है, ये जो मैसेज हमको देंगे वो कहलाते हैं सूचक। सीधे शब्दों में कहें कि जिनकी सहायता से हम अम्ल और क्षार को पहचान पाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, दूसरे हैं कृत्रिम रूप से तैयार किए गए। तो प्राकृतिक रूप से जो सूचक होते हैं वो लिटमस पेपर हो गया, आपकी हल्दी हो गई, लाल पत्ता गोभी हो गई, पेट्रोनिया हो गया, ये प्राकृतिक वाले हैं। कृत्रिम वाले कौन से हैं, मेथिल ऑरेंज हो गया, फेनोफ्थिलीन हो गया, ये आपके कृत्रिम वाले हैं। एक गंधीय सूचक और होते हैं जिनकी गंध बदल जाती है अम्ल या क्षार के प्रभाव में। मतलब ऐसे सूचक यदि आप उनको अम्ल में रखते हैं तो गंध अलग होगी और क्षार में रखते हैं तो गंध अलग होगी, तो वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज हो गई, लौंग का तेल हो गया, ये जो है वो गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। अम्ल क्षार को जानने के लिए जो व्यवस्था है वो है पीएच स्केल। आपने पढ़ा होगा, पीएच स्केल एक पैमाना है जो अम्ल और क्षार की वैल्यूज को निर्धारित करता है। तो जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल किसके ऊपर आधारित है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता।
किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन कितनी मात्रा में है वो पीएच स्केल के द्वारा व्यक्त की जाती है। पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से 14 होती है। जैसे यहाँ पर अब आप देखिए, हमने एक पीएच स्केल बनाया है, ये इसका 0 है, ये इसका 14 है, और बीच में एक पॉइंट आ रहा है 7 या 7। तो यहाँ पर जो 7 है, ये वाली जो अवस्था है ये उदासीन होती है। मतलब यदि किसी की वैल्यू यहाँ है तो वो ना अम्ल में आएगा ना क्षार में आएगा। लेकिन जब वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक जाएगी, तो ये पदार्थ क्या होगा, यहाँ पर अम्लीय होगा। और यदि वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक जाएगी तो ये पदार्थ यहाँ पर क्षार होगा। 14 मैक्सिमम अधिकतम है, अधिक क्षारीयता है, और 0 मिनिमम है, अधिक अम्लता है। जब यहां इस तरफ चलते हैं तो क्या बढ़ता है, अम्लीय प्रकृति। इस तरफ जब आप आएंगे तो अम्लीय स्वभाव पदार्थ का बढ़ेगा, इस तरफ जब आप जाएंगे तो क्षारीय स्वभाव पदार्थ का बढ़ेगा। अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 6 वाले में जितने हाइड्रोजन आयन होंगे, 5 वाले में उससे और ज़्यादा होंगे, 4 वाले में और ज़्यादा होंगे, 3 वाले में और ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर जब आप इस तरफ चलेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण बढ़ेगा। 8 वाले में जितने हाइड्रोक्सिल आयन है, 9 में उससे ज़्यादा होंगे, 10 में उससे ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से एक संकल्पना है पीएच स्केल की, जो अम्ल और क्षार की वैल्यूज को हमें बताता है। अब अगली चीज, प्रबल अम्ल क्या होंगे और प्रबल क्षार क्या होंगे। तो जिनमें हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन आप देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा कि 7 से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती। तो जिनमें हाइड्रोजन आयन अधिक हों वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन आयन कम हो वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन अधिक हों वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब दुर्बल अम्ल क्या होंगे, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती है वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा दोनों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है, प्रबल अम्ल क्या है या दुर्बल अम्ल क्या है। तो प्रबल अम्ल क्या है, जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है वो प्रबल अम्ल है, और जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है वो दुर्बल अम्ल है। तो दो में से जिस प्रकार से भी आपसे पूछे जाएंगे आप यहाँ पर उनके आंसर बड़े आसानी से लिख पाएंगे। अब हम कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं, कुछ अभिक्रियाओं को देख रहे हैं। आप देखिए एक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें ये पूछा जाता है कि आप कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो कुछ समीकरणों की प्रैक्टिस कर रहा है जो पहले अध्याय में भी थी। ये सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, ये HCl से क्रिया करेगा तो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl से क्रिया करेगा तो NaCl बनाता है, ये लवण है। यहाँ पे आप देखें ये और ये अम्ल यहाँ पर क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण, और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की रिएक्शंस आपकी बुक में होंगी, इनको आप करके देखिए। एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है कि चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है, या चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। तो चूने के पानी में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो एक व्हाइट अवक्षेप आता है, सफेद रंग का अवक्षेप आता है, इस वजह से चूने का पानी आपको दूधिया दिखाई देता है। एक चीज अक्सर पूछी जाती है CaCO3, ये क्या है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये मिलेगा आपको चूने के पत्थर के रूप में, खड़िया मिट्टी जो होती है उसके रूप में, या संगमरमर के रूप में। यदि आप इसको गर्म कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो अभी पिछले अध्याय में हम पढ़ के आए, कई सारी रिएक्शंस हमने देखी। तो ये गर्म करके क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको पीसकर जो सीमेंट वगैरह है उसका निर्माण किया जाता है। अब अगली एक चीज आती है इस पार्ट में, उदासीनीकरण। तो उदासीन करना मतलब अम्ल और क्षार के प्रभाव को समाप्त करना। तो यदि कोई ऐसी अभिक्रिया कराएं जिसमें अम्ल क्षार को आपस में मिलाएं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और वहां पर ना अम्ल का प्रभाव बचेगा ना क्षार का प्रभाव बचेगा, और वो घटना कहलाएगी क्या, उदासीनीकरण। जब उदासीनीकरण होगा तो क्षार और अम्ल मिलेंगे तो वो लवण बनाएंगे। जब आप उदासीन कर रहे हैं, क्षार को अम्ल से मिलाया तो क्या बनता है, लवण बनेगा, और साथ में जल बनेगा। अब कई प्रकार के अम्लों के बारे में आपको अभी एग्जाम्पल बता दिए। क्षार, जैसे आपने अक्सर एक क्षार के बारे में सुना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक पौधा होता है, उसका दूध जो होता है वो क्षार होता है। तो आपने देखा होगा एंटा एसिड के रूप में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसका उपयोग क्या है, या एंटा एसिड के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटा एसिड का मतलब आपका जो आमाशय है उसमें अम्ल बनता है, आपको पता है। वो अम्ल क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। लेकिन जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें चेस्ट में, सीने में जलन, टट्टी डकार, ये चीज़ें हमको आने लगती हैं।
और उस अम्ल के प्रभाव को निरस्त करने के लिए अब कौन सी प्रक्रिया करानी पड़ेगी, हमें उदासीनीकरण कराना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए वहाँ पर, क्षार। तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो वो होता है क्षार। तो अम्ल जो अमाशय में है और क्षार के रूप में कौन पहुंचता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो हमें वो जो अम्ल की वजह से जो परेशानियां थी वो हमारी समाप्त हो जाती हैं। इस घटना को कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि ये जो 2 पार्ट के हमने अभी बारे में समझा, इनसे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं आप उन सबको अब समझ गए होंगे और उनको हल कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इन सबको अच्छे से पढ़िए। जो 1 लाइनर्स का जो PDF आपके ग्रुप में आपके शिक्षक साथियों ने शेयर किया होगा उसको जरूर देखें, उनके प्रश्नों को हल करें, पढ़ के देखें। आप बहुत ही अच्छे नंबर के साथ 10वीं उत्तीर्ण करेंगे। अगले अध्यायों को अगले वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।